चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या कह रही है। चलिए स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको डेटा। और प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए 3 ट्रेडिंग आइडियाज हैं, जिसमें कैम्स बहुत बढ़िया कर रहा है, तकरीबन 2% ऊपर। लिंडे इंडिया भी जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया थोड़ा सा ऊपर ही आया है। अमूल आठवले के पोर्टफोलियो को देखा जाए तो यहाँ पर एकमात्र पीएफसीए 0.2% के गेंस दे रहा है। और देखेंगे कि फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। मुथु सेल्वराज एम, इन्होंने गार्डन रीच शिप बिल्डर बात करते करते डे हाई पर आ गया था, तो 0.4% के गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में तो क्या गजब का टर्न अराउंड हो गया है। 9% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बेहतरीन स्टॉक आइडेंटिफाई किया। बहुत शानदार कांटे की टक्कर अब प्रदीप जी और मुथु सेल्वराज एम के बीच में। अमूल जी के पोर्टफोलियो में भी सुधार हुआ है, तकरीबन 3% के गेंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अनडिस्प्यूटेड अभी तक तो आगे चल रहे हैं मुथु सेल्वराज एम ऑलमोस्ट 12% के गेंस के साथ। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेस हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब एक काम करते, बस एक छोटे से, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्राज इंडस्ट्री से करेंगे बात। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत खास है, क्योंकि आज 3 साढ़े 3 बजे तक फैसला हो जाएगा कि जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे, इनमें से कौन है असली खिलाड़ी नंबर 1। लेकिन मार्केट्स में आप देखें तो उतार चढ़ाव आपको काफ़ी तीव्र नजर आएगा। चलिए पूरे डेटा को समझाता हूँ विस्तार से। निफ्टी को देखिए, फ्लैट है बिल्कुल, लेकिन अब दिक्कत की बात है कि दिन में कई बार हरा निशान, लाल निशान, हरा निशान, फिर हरा निशान, और अब थोड़ा सा गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। गेंस को यहाँ पर गिव अप कर दिया। अच्छा, ये तो निफ्टी है, लेकिन आप बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पर और इंटरेस्टिंग एक्शन यहाँ पर आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखिए, यहाँ पर तकरीबन 200 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और हाई से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन चार्ट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है इंट्राडे में, ये थोड़ा सा कंफर्ट भी दे रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप बिल्कुल फ्लैट, ना के बराबर का मूव है। कुछ खास एक्शन नहीं है मिड कैप में। तो स्मॉल कैप पर नज़र लगाते हैं। स्मॉल कैप में क्या हो रहा है, 100 अंकों की बढ़िया बढ़त है। इनफैक्ट वाओ, कंपैरेटिव रेजिलियंस बहुत बढ़िया, तकरीबन आधे प्रतिशत की तेज़ी आपको स्मॉल कैप्स में नजर आएगी। लेकिन पूरे मार्केट को आपको समझना होता है ना, तो एडवांस और डिक्लाइन देखा करिए। एडवांस और डिक्लाइन का डेटा आपकी स्क्रीन पर। मार्केट में अभी भी आप देख रहे हैं कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये जो निफ्टी और मिड कैप्स में चौपीनेस आप देख रहे हैं, इसका कारण ये है कि 1562 बढ़ रहे हैं तो उसके सामने 1446 गिर रहे हैं, यानी एक तरफ का एज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए बुल्स और बेयर्स के बीच में बढ़िया एक टसल आपको नजर आ रही है। चलिए सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया वेक्स, क्योंकि ओवर द कल की छुट्टी में आपको थोड़ा सा मार्केट जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस के लिहाज से कूल ऑफ ही नजर हुआ है। कैपिटल मार्केट इंडेक्स आधा प्रतिशत नीचे, क्योंकि एमसीएक्स टूटा है। डिफेंस, क्योंकि बीडीएल के नतीजे बड़े कमजोर। पीएसयू बैंक्स में खरीदारी है, निफ्टी बैंक ऊपर है। मेटल ने अपने गेंस को गिव अप किया है। फार्मा फ्लैट है। रियल्टी बहुत बढ़िया चमका। चलिए आज हो सकता है कि इस स्पेस में से आपको कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी नजर आए। बाकी विप्रो ऊपर है, इसके लिए निफ्टी, आईटी, इन्फोसिस में भी आज 4% की तेजी है। ऑटो में हल्की सी रफ्तार रुकी है। एनर्जी बास्केट थोड़ी सी मिक्स्ड है। निफ्टी के कंपोनेंट्स देखे जाए क्या क्या हो रहा है फिलहाल निफ्टी में, कौन से स्टॉक्स में तेजी, कौन से में गिरावट। तो इन्फोसिस, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस ये मिलाकर 90 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन 95 अंकों का ड्रैग दे रहे रिलायंस, भारतीय एयरटेल, आईटीसी और बजाज ऑटो। इसीलिए ये चौपीनेस आपको नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तस्वीर बेहतर आपको नजर आएगी। गिरने वालों की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ कैनरा बैंक है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, मात्र ना के बराबर, मेंशन भी नहीं करना चाहिए इसे। बाकी आईसीआईसीआई बैंक 100 अंकों से ऊपर, एक्सिस बैंक 27, एचडीएफसी बैंक ऊपर है, फेडरल बैंक यहाँ पर भी आपको कुल मिलाकर तकरीबन 200 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। यानी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट में तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, जहाँ पर स्मॉल कैप्स में कंपैरेटिव रेजिलियंस काफ़ी बढ़िया है। लेकिन
इस हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक हमारे साथ जुड़े तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स और मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद ढेर सारी ट्रेडिंग की, बहुत सारे स्टॉक्स को एनालाइज किया और अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। चलिए शो में करते हैं स्वागत प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुनचंदानी, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले और मिरर एसेट शेरखान के मुत्तु सेल्वराज एम। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और बात करें आगे, इससे पहले बुधवार 3:30 बजे, क्योंकि कल छुट्टी थी, तो बुधवार 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में 1.9% के गेंस, अमोल जी के पोर्टफोलियो में वाह अगेन 1.9% के गेंस। ठीक है, 2% की तेज़ी, लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक लगातार लीड कर रहे हैं। बढ़िया स्टॉक पिकिंग की है मुत्तु सेल्वराज एम ने, इसी का नतीजा है अब तो 11% की तेजी है। कंफर्टेबल मार्जिन से आगे चल रहे हैं। लेकिन दर्शकों को मेरी तरफ से एक रिमाइंडर, ये परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हैं ना, ये बुधवार 3:30 बजे तक की है। अगर इन तीनों के पोर्टफोलियो में एक भी ओपन पोजीशन होगी तो अब थोड़ी सी देर बाद में जो हम चेक लेंगे उसमें आपको अंतर नजर आएगा। अब आज की तैयारी करते हैं और आज फाइनल्स है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पर स्टॉक्स को चुनना पड़ेगा। प्रदीप जी से पहले बात करेंगे, पोर्टफोलियो देखते हैं स्क्रीन पर क्या क्या ट्रेडिंग की उन्होंने शो के बाद, इससे थोड़ा सा अंदाजा भी इनकी स्टाइल का लगेगा। नोवामा वेल्थ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, कैम्स अभी भी पोजीशन यहाँ पर होल्ड की हुई है, ये बढ़िया चला था वेंसडे को। और नेटवेब, ये तो नेटवेब में क्या किया सर, प्रॉफिट बुकिंग कर ली आपने, किस भाव पे की? जी, नेटवेब में मैंने आज सुबह जब ये स्टॉक 2-2.5% ऊपर था तब मैंने प्रॉफिट बुकिंग की। हालांकि वहां से भी ये स्टॉक और 4% ऊपर गए, पर मैंने सुबह खुलते ही इसमें 2% ऊपर प्रॉफिट बुक किया। तो कुल मिलाकर आपने 4-4.5% का गेन बुक किया ना? जी बिल्कुल। क्या बात है सर, है ना। वैसे तो मुझे कोई अधिकार नहीं इस पे टिप्पणी करने का, क्योंकि 4-5% बहुत ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन आप देखिए नेटवेब का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, डे हाई पर 8% की तेजी, बहुत बढ़िया मैसिव मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा वेट और कर लिया होता ना सर, आप तो शायद मुत्तु सेल्वराज जी को बहुत कांटे की टक्कर दे रहे होते, मज़ा आता और। लेकिन कोई बात नहीं, बढ़िया स्टॉक पिकिंग हुई आपकी तरफ से, स्टॉक तो कमाल कर ही गया। अब ऐसा एक और स्टॉक जोड़ लीजिए जो आप मुत्तु सेल्वराज जी से आगे निकल जाए। बिल्कुल कोशिश वही रहेगी। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है जो ऐसा स्टॉक मेरे को लग रहा है कि एक अच्छे रिटर्न आज के सेशन में और आगे नेक्स्ट वीक भी दे सकता है। 9100 के आसपास ये चल रहा है। ऊपर के लेवल से करेक्शन आया और 20 डीएमए के नजदीक सपोर्ट लेके ये करीबन 8-9 सेशन एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हुआ है और आज एक अच्छा ब्रेकआउट ये कंफर्म कर रहा है। तो इसके जो रिसेंट टॉप है 9738, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी रीटेस्ट कर सकता है। तो 9738 के टारगेट के लिए इसको जोड़ेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 8700 का। 87,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, बड़े दिनों के बाद इस स्टॉक का नाम सुना है, कहीं खोस आ गया था। 9,738 रुपये का बड़ा महंगा स्टॉक है। टारगेट 8,700 रुपये का स्टॉप लॉस है, फोकस रखेंगे यहाँ पर। चलिए, अच्छा सर, आपके पास विकल्प 2 स्टॉक्स का है तो ढूंढ के रखिएगा। तब तक मैं अमूल जी से बात करता हूँ। इनके पोर्टफोलियो में भी तकरीबन 2% के गेंस हैं, आपके बराबरी परफॉर्मेंस इनकी चल रही है। क्या क्या किया इन्होंने, टाटा स्टील को आइडेंटिफाई किया, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स है और टाटा एलेक्सी। इसका चार्ट में एक बार देख लेता हूँ क्योंकि आज स्टॉक्स बढ़िया चल रहे हैं। ऐसे फ्लैट ही है ये, सारी पोजीशंस आपकी क्लोज्ड है। विकल्प है आपके पास भी 2 स्टॉक्स को ऐड करने के लिए। सर कन्विक्शन वाला स्टॉक बताइए। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। पावर फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ 434 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 450 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 428 का। स्टॉक एक करेक्शन जोन में है, बट हाउएवर ये लेवल्स काफी प्रॉमिसिंग निकल के आ रहे। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है। पोजिशनली देख रहा हूँ, अगले हफ्ते के लिए भी बोल सकते हैं अगर ये लेवल मेंटेन होता है तो पावर फाइनेंस में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सेटअप बता रहे हैं आप अगले हफ्ते के लिए, नो डाउट ये स्टॉक चल सकता है बढ़िया। लेकिन कोई एक ऐसा कन्विक्शन वाला नहीं है जो आज के आज ही चल जाए, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो में तो कमाल दिखाना पड़ेगा। 2% की तेजी है, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं आप। वैसे आपके पास विकल्प एक और स्टॉक का, एक तो आपने पोजिशनल जोड़ दिया है, एक और इंट्राडे वाला बढ़िया सा स्टॉक ढूंढिए। तब तक मैं मुत्तु सेल्वराज जी से बात करके आता हूँ। इनका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर पहले आएगा, समझते हैं। ये विनिंग पोर्टफोलियो रहा है, स्टॉक पिकिंग बहुत गजब की देखने को मिली है। वैसे RHI मैग्नेसिटा ये स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया था, इससे एग्जिट कर लिया, ये चला नहीं, 3.5% की गिरावट आ गई। और अदानी ग्रीन ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया सर आपने, यहाँ पर बहुत अच्छे गेंस बने थे, आज ये भी फ्लैट चल रहा है। पोर्टफोलियो खाली है
10.5-11% के बहुत शानदार रिटर्न्स हैं। आप दोनों खिलाड़ियों से अच्छी तरीके से आगे चल रहे हैं। आपके पास विकल्प है कि आप आराम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वो करने नहीं दूंगा। 2 स्टॉक्स बताने ही पड़ेंगे सर, बताइए कौन से होंगे। सर गुड मॉर्निंग ऑल पैनलिस्ट। मेरा पहले स्टॉक रहेगा JRSE। अभी फिलहाल रेट चल रहा है 2690। ये APC पैटर्न फॉर्मेशन में ब्रेक करेगा और वहां से स्विंग लो का सपोर्ट लेकर कंसोलिडेशन में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है और शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है अर्ली चार्ट्स में। तो मेरा इंट्राडे टारगेट रहेगा 2800 की और स्टॉप लॉस रहेगा 2650 का। 2650 यानी छोटा सा स्टॉप लॉस और अच्छा भला टारगेट 2800 रुपये का GRSE। और बात करते करते सर ये डे हाई के करीब ही पहुंच चुका है। अब तकरीबन 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल इस पूरे स्पेस में एक बढ़िया खबर भी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो अप्रूवल यहाँ पर मिला है शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को, ये एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो खबरों वाला बढ़िया स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है। GRSE तो हमने जान लिया, विकल्प आपके पास 2 स्टॉक्स का है। इतनी बढ़िया स्टॉक पिकेंगे कि सर मैं एक में आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको दूसरा तो बताना ही पड़ेगा आज। सर फिलहाल मार्केट तो फ्लैट मींस साइडवेज में ट्रेड करते हुआ नजर आया और निफ्टी फंस रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ 23,900 टू 24,050 रेंज के अंदर। तो फिलहाल मैं थोड़ा रुकूंगा। अगर 23,940 क्रॉस करेगा डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। आपके ना निफ्टी की कमेंट्री सुन के मुझे ऐसा लगता है कि इस शो में ना निफ्टी के ऑप्शंस को भी ऐड कर देना चाहिए। गजब का मजा आएगा, ये खेल और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दर्शक भी अपने सुझाव हमें दे सकते हैं कि ऑप्शन हम इसमें जोड़े कि नहीं जोड़े, और आप भी अपनी राय रखिएगा। लेकिन मार्केट पे तो व्यू बता दिया। स्टॉक तो मैं श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपने पकड़ा ही होगा, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। कोई है रडार पर? फिलहाल तो मैं लॉन्ग में हूँ कि बाय ऑन डिप मोड है बिकॉज ऑफ सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शोइंग ओवर है 23,830 लेवल 840। तो तब तक नेगेटिव में नहीं हूँ मैं। चलिए ठीक है। अमोल जी आपका क्या विचार है सर, ऐड करेंगे या रुकेंगे अभी? जी ऐड करना चाहूंगा, डीमार्ट के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा, इनफैक्ट इंट्राडे लेवल पे भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 4115 के आसपास से बाउंस बैक अगर रिवर्सल आता है तो 4300 के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 4035 का। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास एक करेक्शन खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी दिखा रहे हैं कि ओवरसोल्ड कंडीशन है। अगर रिवर्सल आता है तो शार्प टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसी कॉन्ट्रा बेट ली है, सपोर्ट के पास डीमैट को ऐड करने का विचार किया है। यह भी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है लेकिन सपोर्ट के पास है और पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार स्टॉक गिरा ही है। अब देखेंगे कि आज रिवर्सल आता है कि नहीं। डीमैट फिलहाल यहाँ पर 4,300 रुपये का टारगेट है। प्रदीप जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? दूसरा स्टॉक रहेगा लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया में ऊपर के लेवल से करेक्शन हमने देखा और ये पिछले 5-6 सेशन से 34 DMA के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था नैरो रेंज में, और आज ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है अर्ली चार्ट्स पे। 7560 के करंट रेट पे लिंडे इंडिया को जोड़ेंगे। 7280 7280 का स्टॉप लॉस रहेगा और 8100 8100 के टारगेट रहेंगे। 8100 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी 4% ऊपर है। कारण ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक अपनी जो गैस सेपरेशन यूनिट है इसकी शुरुआत आज की हुई है, इसी के चलते इसमें एक्शन नज़र आ रहा है। चलिए तो खबरों के साथ टेक्निकल का भी दम है। 8,100 रुपये का टारगेट, 7,280 रुपये का स्टॉप लॉस। यानी हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से अभी फिलहाल के लिए अपने पोर्टफोलियो की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज के MD आशीष गायकवाड़ से, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं क्वार्टर 4 नतीजों पर प्राज इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से। चौथी तिमाही में मुनाफे में 28% और एबिटा में करीब 49% की गिरावट रही है। कंपनी की रेवेन्यू करीब थोड़ी सी घटी है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD आशीष गायकवाड़। सर शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। नतीजे में देख रहा हूं और नतीजों को थोड़ा सा समझना चाहते हैं। खासतौर पर सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर बैकलॉग की, क्योंकि इस क्वार्टर में सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो जो आपके ऑर्डर्स हैं इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे लोएस्ट है।
क्या कारण है इसके चलते कि ऑर्डर बुक में गिरावट आई है? जी नमस्कार। पहली बात तो यह है कि हम जो ऑर्डर्स ले रहे हैं अभी वो काफ़ी सोच समझ के ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि वेस्ट एशिया वॉर के कारण कॉस्ट काफ़ी उथल पुथल हो रही है कॉस्ट में, और ये बिल्कुल ज़रूरी है हमारे लिए कि जब हम ये प्रोजेक्ट्स को देखें, उसको परखें और उसके बाद में बुक करके एग्जीक्यूट करें, उससे पहले उसकी जांच पड़ताल ठीक तरह से होनी चाहिए। तो हमने हमारा जो रवैया है वो इस तरह से अपनाया है कि हम थोड़ा सा स्लो जाए, लेकिन उस तरह से प्रोजेक्ट्स को बुक करें जो कि पूरी तरह से एग्जीक्यूटेबल हो और वो प्रॉफिटेबल हो। इसलिए आप जो देख रहे हो FY26 के चौथे क्वार्टर में कि उसमें थोड़ी सी गिरावट आई हुई है। और वैसे भी हमारा जो फ्यूल इथेनॉल का जो मार्केट है, जो कि नए प्लांट्स को उजागर करता है, उस मार्केट में काफ़ी थोड़ी सी उसमें ढलान आई हुई है और वो उसको बढ़ते थोड़ा वक्त लग सकता है। सो इस कारण से आप वो जो डिप है वो देख रहे हो। ठीक बात है, लेकिन सर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट FY23 में जहाँ पर पीक रेवेन्यू आई थी उसके मुकाबले देखें तो ये ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर है, लगातार दूसरा साल है जहाँ पर रेवेन्यू में थोड़ी सी डी ग्रोथ देखने को मिली है। अब आगे की बात करते हैं, FY27 यहाँ पर क्या रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, किस प्रकार की रेवेन्यू ग्रोथ आप FY26 के मुकाबले एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने बात अभी कही है कि हाँ, FY26 में रेवेन्यूज करीबन फ्लैट है अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुताबिक। और उसमें भी कारण यही था कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो थे वो थोड़े से स्लो डाउन हो गए थे, जो कि एक्सटर्नल हेडविंड्स जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे FY26 में, उसके कारण। लेकिन जो काम हमने FY26 में अभी किया है, उस काम का जो नतीजा होगा FY27 में, उसके मैं आपको 2-3 पहलू आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली तो यह कि हमारा जो प्राज जेनेक्स फैसिलिटी है, उसके लिए हमने नए कस्टमर्स के साथ जुड़ने का प्रयास किया था FY26 में, और उसका जो नतीजा है वो आपको FY27 में देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो मिक्स है डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का, उसमें हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को भी थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट लगा के उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ाएंगे। और तीसरी चीज़ हम ये करेंगे कि हमारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ पे हमने पिछले 2 सालों में काम किया है। जैसे मिसाल के तौर पे है बायो आइसोब्यूटेनॉल, जो कि डीजल में ब्लेंड होता है जिस तरह से इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड होता है। हम ये कोशिश करेंगे कि इस साल से उसकी शुरुआत हो जाए FY27 में। ये सब चीज़ें FY27 में हम करेंगे। परफेक्ट है। और आपने बात की सर वेस्ट एशिया तनाव की, और इससे जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल ऑर्डर फ्लोज में थोड़ा सा असर दुनिया भर में पड़ ही रहा है। लेकिन Q4 का अगर आपका ऑर्डर में समझना चाहें तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ से मिले और ग्रोथ कहाँ से बढ़िया आ रही है? जी सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे जो आए हैं वो डोमेस्टिक मार्केट से ही आए हुए हैं। करीबन अगर मैं आपको हिस्सा बता दूं तो वो कुछ 30-70 का होगा, 30% इंटरनेशनल और 70% डोमेस्टिक। उस तरह से ऑर्डर मिक्स होगा FY26 के Q4 में, और हम उसे और बढ़ाने की कोशिश FY27 में करेंगे। ये हमारा अभी प्रयास रहेगा। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रहा था, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है। और आज दुनिया भर में ना कोई भी कंपनियों नज़रें सबकी टिकी हुई हैं AI या डेटा सेंटर पर, और आपने भी जिक्र किया कि एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह अनफोल्ड हो रही है। दरअसल प्राज इंडस्ट्रीज़ का डेटा सेंटर में क्या योगदान है, कैसे ग्रोथ देख रहे हैं, क्या रेवेन्यू पोटेंशियल है सर? बिल्कुल, ये सही सवाल पूछा आपने। डेटा सेंटर्स ये सेक्टर में काफ़ी निवेश दुनिया भर में आ रहा है, इंडिया में भी आ रहा है और बाहर में भी आ रहा है। तो हमारा जो प्लान है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों है। शॉर्ट टर्म में हम जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं वो है कूलिंग सिस्टम्स, क्योंकि डेटा सेंटर्स जो है ये काफ़ी हीट जनरेट करता है और उसको ठंडा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की इक्विपमेंट लगती है। वो मॉड्यूलर इक्विपमेंट होती है, स्पेशल टाइप का फैब्रिकेशन उसमें जाता है। और हमारी जो प्राज जेनेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मैंगलोर में, वहाँ पे ये एक्सपर्टीज़ हमने डेवलप की है FY26 में,
और उसको हम अभी उजागर करेंगे जैसे मैंने कहा, और उसके साथ हम जाएंगे जो हाइपर स्केलर डेटा सेंटर्स होते हैं बड़े साइज के, बड़े पैमाने पे उसका अभी जो है निवेश हो रहा है, उसके वो सेगमेंट से हम जुड़ेंगे। लेकिन आगे जाके उसको अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बायोफ्यूल्स है और जो बिल्कुल। रिन्यूएबल एनर्जी है उसके साथ हम डेटा सेंटर्स जी। को चलाएं ताकि ये जो जी। सर्कुलर इकोनॉमी है वो बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।